आप सभी का करेबिल की एप्लीकेशन की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है भाई। नमस्ते मैम, क्लास चालू हो गई। नीरज प्रजापति बिल्कुल हो गई है। रोशन कान्हा जी कह रहे हैं ब्लैक स्क्रीन। बेटा एक बार वापस बैक करके वापस अंदर आओ, है ना? कोई नहीं। अच्छा बच्चों, क्लास लाइव हो गई ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। सुजीत आ चुके हैं, जतिन आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, रोशन आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, रिंकू गुप्ता आ चुके हैं। मैम पीएनजी नहीं मिलेगा बेटा। नोट्स क्यों दिए हैं फिर? आपको पीएनजी लेना है तो मैम आप 1 मिनट लेट हो गई है ना? ना 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 ना, 1 मिनट में लेट नहीं हुई हूँ। क्लास शार्प 1 बजे ऑन कर दी है, लेकिन 35 से 40 सेकंड आपके मोबाइल में ऑन लेट होती है बेटा। आपकी मैम लेट नहीं होती है कभी भी। मैं तो स्टूडियो में 15 मिनट पहले आती हूँ, है ना? लेकिन याद रखिएगा मैं कभी लेट नहीं होती हूँ। वो तो ये हुआ कि वहां से स्टार्ट करने में मैंने आपको बताया था दिल्ली से स्टार्ट करनी पड़ती है क्लास, तो वो लोग थोड़ा सा लेट कर देते हैं। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। सब कुछ क्लियर है तो हम कल पढ़े थे ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय। ह्यूमन हार्ट में हमने कल की क्लास में पढ़ा था हार्ट क्या होता है, कैसा ऑर्गन होता है, किसके चैम्बर में, किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स कोष्ठकों को हम क्या कहते हैं? ऑरिकल्स या एट्रियम, हिंदी में आलिंद कहते हैं। और नीचे वालों को कहते हैं हम 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स, जिसको हम निलय कहते हैं हिंदी में। उसके बाद मैंने बताया था हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, 4 कपाट होते हैं। कहां कहां होते हैं उनकी लोकेशन बताई थी। फिर मैंने कहा था हमारे हार्ट से 2 तरीके का खून गुजरता है। एक ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड कहते हैं। और एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, जबकि आपका CO2 ज्यादा होता है, उसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और वो कहां पे? वो हमारे हार्ट के राइट डायरेक्शन में फ्लो करता है। चलिए मैम आप लाइव हैं? विक्की जी मैं बिल्कुल लाइव हूं। हाँ मैं बिल्कुल लाइव हूं। मैम आप पहले कहां पढ़ाती थी? अच्छा मैं पिछले 2.5 साल से तो कैरियर पे ही पढ़ा रही हूं। चलो स्टार्ट करें। नहीं मैम हम लेट हैं। हाँ आप लेट हो सकते हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल एकदम टाइम पे आ जाते हैं। चलिए मैम केमिस्ट्री की क्लास आप ही लेंगी? बिल्कुल मैं ही लूंगी। चलिए स्टार्ट करें। हम कल अब देखो आज हमें पढ़ना है ब्लड वेसल्स। पहले पढ़ेंगे हम ब्लड वेसल्स, जिनको हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिकाएं। क्या होती है ये रक्त वाहिकाएं? देखो आपके हाथ पे ये दिख रही है आपको, पतली सी पाइप ये दिख रही है ना? जब ये कट जाती है, जब चोट लग जाती है तो ये फट जाती है और फटने से आपको ब्लीडिंग, खून बाहर निकलने लग जाता है। तो इन्हीं पतले पतले पाइप को, इन्हीं पतली पतली डक्ट्स को, इन्हीं नलियों को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? वो वेसल्स देखो, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? तो हमारे शरीर में ऐसे पतली पतली बहुत सारी डक्ट्स होती हैं, बहुत सारी नलियां होती हैं। और इन्हीं नलिकाओं को, इन्हीं नलियों के अंदर क्या रहता है? ऐसे खून बहता रहता है। और इसी नलियों को आप क्या कहते हो? ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं। जैसे मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, है ना? फोटो देखिए जरा कहां होती है। ये एक इंसान अंदर से ऐसा ही दिखता है, ठीक है? इस इंसान के शरीर में ये देखो बच्चों, ये दिख रही है आपको पतली पतली पाइप बहुत सारी, है ना? तो इन्हीं पतली पतली पाइप्स को, इन्हीं नलिकाओं को, इन्हीं डक्ट्स को आप ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये देखो, यही ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट तक खून लाती भी है और हमारे हार्ट से लेकर भी जाती है। तो वो पतली पतली नलिकाएं जो हमारे हृदय तक खून लेके आती हैं, कहां से? पूरे बॉडी से, आपके ब्रेन से, किडनी से, है ना, फेफड़ों से, देखो ना, पांव से, है ना, टांगों से, हाथों से, ऊपर गर्दन से, सारा खून ये आपके हार्ट तक लेके भी आती है और हार्ट से वापस लेकर भी जाती है। तो इन्हीं नलियों को, इन्हीं डक्ट्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बच्चा? इन्हें हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं। ठीक है जी मैम। तो आइए जरा सबसे पहले देखो, ये देखो इस फोटो में इधर भी लिखी हुई है, ये भी है, ये भी है, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ये रक्त वाहिकाएं होती हैं। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा लिखवाते हैं आपको, क्या होती है। तो लिखिए वेसल्स। अच्छा पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, किसी को कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो भैया उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिखिए वेसल्स दैट ट्रांसफर, वेसल्स दैट ट्रांसफर्स ब्लड, ट्रांसफर्स ब्लड टू हार्ट, टू हार्ट एंड हार्ट टू all organs and heart to all organs are known as blood vessels, are known as blood vessels। वे वाहिकाएं जो रक्त को, खून को हमारे हृदय तक लाती है और हृदय से वापस सभी अंगों तक लेकर जाती है। हिंदी में लिखिए वे वाहिकाएं जो खून को, बच्चों खून को आप रक्त भी लिख लो, रुधिर रख लो, है ना, दोनों ही सही है। खून को हृदय तक और हृदय से वापस सभी अंगों तक पहुंचाती है, वापस सभी अंगों तक पहुंचाती है, अंगों तक पहुंचाती है। रक्त वाहिकाएं कहलाती है, रक्त वाहिकाएं कहलाती है। इन्हीं पाइप्स को आप क्या कहते हो? ब्लड वेसल्स कहते हो। अगर ये पाइप फट जाएगा, जैसे पानी का पाइप होता है वो फट जाता है तो पानी बाहर निकल जाता है, ठीक ऐसे ही अगर ये पाइप फट जाता है तो आपका खून बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है मैम, एमपी पुलिस में काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा बेटा, एमपी पुलिस, एमपी पटवार, सब में काम आएगा। अब ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती है, बस एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन उठाना शुरू कर देता है। देखिएगा मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपको इनका नाम पता होना चाहिए, काम पता होना चाहिए, है ना? तो लिखिए 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। अभी आपको बताएंगे, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें आपको सुनने को मिलेंगी आज। 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पे आर्टरी। बच्चा एक सिंगल लिखना है तो आर्टरी लिख लो, प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है तो आर्टरीज लिख लो। ठीक है। नंबर 2 पे आती है, उसको बोलते हैं वेन। सिंगल लिखोगे तो वेन हो जाएगा और बहुवचन प्लूरल बनाओगे तो सिराएं वेन्स कर देना। और तीसरी जो होती है उनको बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज एक लिखोगे तो कैपिलरी हो जाएगा, ज्यादा लिखोगे तो कैपिलरीज हो जाएगा। तीसरी कौन सी होती है? कैपिलरीज होती है। केशिकाएं, हिंदी में कोशिका मत कर देना, केशिकाएं, केशिका या केशिकाएं। तो 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं, धमनियां, सिराएं और केशिकाएं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। मैंने आर्टरी सिंगल कर दिया ना, कोई ना, आपको समझ में आना चाहिए, है ना? ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, आर्टरी एक ब्लड वेसल है, काम क्या होगा? खून को लेके जाना, खून को लाना, यही काम करेगी। वेन्स का भी काम क्या होगा? खून को लेके जाना, खून लेके आना। कैपिलरीज भी क्या करेंगी? खून को लेके जाना, खून को लेके आना। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैम, इनमें डिफरेंस क्या है? बच्चों हमेशा याद रखना, आर्टरीज में कैसा खून बहता है? प्योर ब्लड बहता है। अब मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए, मुझे ये बताओ प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? शुद्ध रक्त। और शुद्ध का मतलब क्या होता है? ऐसा खून जिसमें कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा हो? जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो। यही होता है प्योर ब्लड का मतलब। क्या होता है? ऐसा खून हमारे शरीर के अंदर जिस खून में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हो, बाकी थोड़ा बहुत ना के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्योर ब्लड कहते हैं। और ये प्योर ब्लड, ये शुद्ध रक्त हमेशा और हमेशा कौन सी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है? आर्टरीज में करता है, धमनियों में करता है। ठीक है। आओ जरा,
वेन्स में कैसा ब्लड रहता है? वेन्स में हमेशा रहता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अशुद्ध। और अशुद्ध का मतलब मैंने ये बताया था आपको। इम्प्योर का मतलब ये मत समझना कि वो खराब है, खराब नहीं है बेटा। खून खराब होता तो हमारी बॉडी में कैसे चल रहा होता? इम्प्योर का मतलब है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, हाँ जी मैम, आगे बस समझ में। अब कैपिलरीज क्या करते हैं वो सुनो। कैपिलरी का काम होता है एक आर्टरी को एक वेन से जोड़ना, एक धमनी को एक शिरा से जोड़ने का काम करते हैं ये। अब बच्चों, धमनियों में कैसा खून होता है? प्योर। और वेन्स में कैसा होता है? इम्प्योर। इसका मतलब मैम, क्योंकि कैपिलरीज इन दोनों को जोड़ रही है तो दोनों का मिक्स्ड खून कैपिलरीज में फ्लो करता है जी। तो लिख दीजिए, कैपिलरीज में हमेशा कैसा खून फ्लो करता है? मिक्स्ड ब्लड। और मिक्स्ड का मतलब क्या हो गया? मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या हो गया बेटा? प्योर इम्प्योर का मिश्रण है कैपिलरीज के अंदर जी मैम, समझ में आ गया? हाँ जी। अब सुनो, क्योंकि धमनियों के अंदर हमेशा प्योर ब्लड रहता है और प्योर ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, और आप याद करो ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जब हमारे खून में ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो उस खून का रंग हमेशा लाल दिखता है, ये बताया था जी मैम। तो धमनियों का रंग, इसका कलर हमेशा कैसा होगा? धमनियां हमेशा लाल रंग की होती है बेटा। किस कलर की होती है? लाल रंग की होती है। जबकि जो वेन्स होती हैं, जो सिराएं होती हैं, ये कैसी होती है? इसमें CO2 ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है, तो वेन्स का, सिराओं का कलर कैसा होता है? ये ब्लू कलर की होती है बच्चों, ये नीले रंग की होती है, नीले रंग की। अब आप कहोगे मैम, फिर ये हमारे हाथ पांव पे ये जो दिख रही होती है, ये कौन सी होती है? ये हमारे हाथ और पांव पे जो ब्लड वेसल्स दिखती हैं, ये वेन्स होती हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये तो हमें कुछ ग्रीन सी कलर की दिखती है। नहीं बेटा, ये होती ब्लू कलर की है, लेकिन हमारी स्किन के कलर की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से ये आपको बाहर से कैसी दिख रही होती है? ये आपको ग्रीन कलर की दिख रही होती है, लेकिन ये ग्रीन नहीं होती है, ये ब्लू होती है। देखिए इस फोटो में, इस फोटो में देखिए, ये सारी आर्टरीज हैं तो लाल कलर की हैं, और ये सारी वेन्स हैं तो ये ब्लू कलर की है। दिख रहा है जी मैम, है ना? तो आइए अब नेक्स्ट। अब आप बोलोगे मैम कैपिलरीज में जो खून होता है उसका कलर कैसा है? बेटा मिक्स्ड रहता है, मिक्स्ड रहता है। और क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो कैपिलरीज में हमेशा धमनियों वाला खून ज्यादा होगा, तो कैपिलरीज वाले खून का रंग लाल ज्यादा होता है, लाल कलर होता है। ठीक है, लाल कलर का होता है। आप लिख सकते हो, आप कहोगे मैम कैपिलरीज वाले खून का कैसा रंग होगा? लाल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैम हम जानते हैं हमारी बॉडी में खून में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन वाला खून ज्यादा हो गया, CO2 वाला कम हो गया, तो उस खून का कलर कैसा दिखना चाहिए? लाल दिखना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम हमारे हाथ पांव पे धमनियां क्यों नहीं दिखती हैं? देखो बेटा, धमनियां होती है बॉडी के जो स्किन है ना, इसके सबसे अंदर वाली लेयर के नीचे। हमारी त्वचा में 3 परत होती है, तो ये जो वेन्स होती है ना, ये होती है एक ही परत के नीचे, तो आपको दिख जाती है। लेकिन धमनियां सबसे अंदर की तरफ होती है, मांस के अंदर दसी हुई होती है, इसलिए आपको दिखती नहीं है, आपको दिखती नहीं है। ठीक है जी मैम। अब आ जाओ नेक्स्ट। बच्चों, ये धमनियां बहुत सारी होती हैं, ये धमनियां वेन्स बहुत सारी होती हैं, तो उनमें से सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? विच वन इज लार्जेस्ट आर्टरी? लार्जेस्ट आर्टरी को हिंदी में लिखोगे सबसे बड़ी धमनी या महाधमनी। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। महाधमनी का नाम क्या है? सबसे बड़ी धमनी का नाम होता है आयोटा। AORTA, लेकिन प्रोनाउंस करते हैं तो आर साइलेंट हो जाता है, तो इसको ओटा या आयोटा लिखते हैं। आयोटा सबसे बड़ी धमनी होती है बच्चों। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो आपकी वेन्स होती हैं वो भी बहुत सारी होती हैं, तो वेन्स में सबसे बड़ी वेन कौन सी है? लार्जेस्ट वेन कौन सी है? हिंदी में बोलेंगे महाशिरा। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो सबसे बड़ी शिरा का नाम होता है वेना कावा। क्या नाम होता है? वेना कावा नाम होता है। अब ये वेना कावा ना दो होती है बच्चों, दो होती है। कौन कौन सी? एक वेना कावा होती है जिसका नाम होता है सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम होगा? सुपीरियर वेना कावा। और हिंदी में लिखोगे उच्चतम वेना कावा। बच्चों, आपने सुपीरियर शब्द का मतलब सुना है? आपने सुना होगा मैं तुमसे सुपीरियर हूं, तो उसका मतलब क्या होता है? मैं तुमसे ऊपर हूं, तो ये ऊंचे वाली है, उच्चतम वेना कावा। और जो दूसरी आपकी वेना कावा होती है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा। हिंदी में बोलते हैं निम्नतम वेना कावा, जो नीचे की तरफ लगी हुई है। अब कहां लगी हुई होती है? तो अभी रुकिए, सब बताएंगे आपको। तो सबसे बड़ी शिरा कौन सी? वेना कावा। और मैम डॉक्टर इंजेक्शन किसमें लगाता है? वेन्स में। हमेशा इंजेक्शन वेन्स में लगता है। ठीक है, किसी बच्चे ने पूछा, बता दिया मैंने। तो सुनिए, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़ी वेन होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो ये वाला। तो कभी कभी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन डाल दे, क्या आज तो मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, मुझे एसी बंद कर देनी चाहिए या टेंपरेचर बढ़ा देती हूँ। हाँ, तो आपसे पूछ ले एग्जामिनर की सबसे बड़ी वेन कौन सी है, तो ऑप्शन में सिर्फ वेना कावा मत ढूंढते रह जाना, ऑप्शन में ये भी हो सकता है इंफीरियर वेना कावा। अब आप कहोगे मैम कैपिलरीज में कौन बड़ा है? कैपिलरीज में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, छोड़ो। ठीक है, चलो। अब बात ये आती है, मैंने आपको लिखवाया वेन्स की, और आपको ब्लड वेसल्स की परिभाषा क्या लिखवाई? मैंने कहा ये ऐसे पाइप होते हैं, ये ऐसी डक्ट्स होती हैं जो सारा खून हार्ट तक लेके आती है और हार्ट से लेकर जाती है। तो कोई हार्ट के पास ला रही होगी, कोई हार्ट से लेकर जा रही होगी। तो बच्चों, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सबसे बड़ी धमनी है आयोटा, ये हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो वेना कावा होती है दोनों, ये हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है? तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? मैम आपने पढ़ाया हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं कि नहीं होते? जी मैम। ये कौन सा चैम्बर है? ये राइट ऑरिकल। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपको इंग्लिश में भी शब्द याद करने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आलिंद नहीं लिखता है, राइट ऑरिकल हिंदी में लिख देता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? लेफ्ट ऑरिकल। ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। और ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आयोटा कहां से निकलती है? आपको कल की क्लास याद होगी, एक चीज मैंने बताया था, हमारे हार्ट की लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा कैसा ब्लड रहता है? प्योर। तो इन दोनों में कैसा होगा? प्योर। प्योर का मतलब शुद्ध। और हमारे हार्ट की राइट डायरेक्शन में हमेशा कैसा रक्त बहता है, कैसा खून बहता है? इम्प्योर। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी अयोटा है। अयोटा में कैसा ब्लड रहता है? क्योंकि अयोटा एक प्रकार की धमनी होती है और धमनियों में प्योर ब्लड रहता है, इसका मतलब अयोटा से जब भी खून गुजरेगा वो खून कैसा होगा? वो प्योर होगा, वो शुद्ध होगा। तो हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से निकलती है? तो जहां प्योर निकलता होगा, प्योर जहां से फ्लो करता होगा, वहीं से तो अयोटा कनेक्ट होगी। तो सुनो बच्चों, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसी से अयोटा निकलती है ऐसे। ये सबसे बड़ी धमनी है। ये कौन सी धमनी है? ये अयोटा है। कभी सुना है आपने फलाना इंसान का अयोटा फट गया तो उसे हार्ट अटैक आ गया? हाँ, ज्यादा दिन तक बीपी हाई रहे, अगर किसी को 4-5 साल तक बीपी हाई रहे तो ये अयोटा फट जाता है बच्चों। तो आप क्या लिखोगे? अयोटा कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इस अयोटा के आगे यहां पर लिखो, इट इज कनेक्टेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल। यह बाएं नीले से जुड़ी हुई होती है। किससे? यह बाएं नीले से निकलती है या बाएं नीले से जुड़ी हुई होती है, दोनों ही सेंटेंस है।
इट इज कनेक्टेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल, यह बाएं नीले से जुड़ी हुई होती है, राइट जी। अब मैंने कहा सबसे बड़ी वेन कौन सी है, वेना कावा। वेना कावा कितनी होती है, दो। कौन कौन सी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है। पहले मुझे बताओ इनमें ब्लड कैसा होगा, इनमें ब्लड होगा इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, है ना। और इम्प्योर ब्लड हार्ट की कौन सी डायरेक्शन में रहता है, मैम आपने बताया इम्प्योर ब्लड हार्ट की राइट डायरेक्शन में रहता है। तो बच्चों ऐसे ऊपर वाले इस राइट ऑरिकल से दो वेना कावा निकलती है, ऊपर वाली को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाली को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो मैं लिख दूं कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा हमारे हार्ट के ये दोनों ही कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती हैं, ये जुड़ी हुई होती है हमारे राइट ऑरिकल। तो लिख दो द कनेक्टेड विद राइट ऑरिकल, ये हमारे दाएं आलिंद से निकलती हैं या दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती हैं, दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती हैं या निकलती हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस करवा दिए, फिर से सुनो, फिर से सुनो बेटा। क्या आपसे पूछेगा मनुष्य के शरीर में कुल कितने प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं, तीन। कौन सी रक्त वाहिका में प्योर रहता है, कौन सी में इम्प्योर रहता है। आपसे पूछेगा मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी धमनी होती है, वो कौन से हार्ट के चैम्बर से जुड़ी होती है, कौन सी सबसे बड़ी वेन होती है, कितनी होती है, कहां निकलती है। पॉइंट क्लियर है, अरे पॉइंट क्लियर है, चलो आगे। जी मैम आगे चलिए। अब मैं आपको दो क्वेश्चन करवा रही हूँ, वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा वैसे तो आर्टरीज में धमनियों में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। क्यों रहता है, कहां होती है, इसका आंसर अभी सुनिए। क्या लिखिए, इन विच आर्टरी, मैं क्वेश्चंस बनवा के लिखवा रही हूं जो एग्जाम में सेम लैंग्वेज आती है। इन विच आर्टरी ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड, ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें CO2 ज्यादा हो, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो। हिंदी में लिखो, कौन सी धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, कौन सी धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। वैसे तो सारी धमनियों में ही शुद्ध बहता है, लेकिन एक ये अपवाद है बेटा। अपवाद समझते हो क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होते हैं, जिसपे जो लाइन लागू नहीं होती है उसको अपवाद बोलते हैं, जो उल्टा करता है उसका, है ना। कौन सी धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, वो कौन सी धमनी है, उसका नाम होता है बच्चों पल्मोनरी आर्टरी। इस क्वेश्चन का आंसर लिखो क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चों पल्मोनरी आर्टरी। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। पल्मनो शब्द का मतलब होता है हमेशा लंग्स, फेफड़े। जैसे मैंने कल बताया था कार्डियक शब्द का मतलब क्या होता है, हार्ट, वैसे पल्मनो शब्द का मतलब होता है हमेशा फेफड़ा। तो इसका मतलब पल्मनो यानी ये किससे कनेक्ट होगी, फेफड़े से, और फेफड़े को हिंदी में फुफ्फुस बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा फुफ्फुसियस धमनी। इसका आंसर क्या होगा, फुफ्फुसीय धमनी। पल्मनो शब्द का मतलब हमेशा क्या होता है, पल्मनो शब्द का मतलब होता है लंग्स, यानी कि मैम ये धमनी किससे जुड़ी हुई होगी, हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई होगी। जी हाँ, जी हाँ, एक तरफ हार्ट से निकलेगी, एक तरफ फेफड़े से जुड़ी हुई होगी। मैंने क्या कहा, वैसे सारी धमनियों में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, एक धमनी को छोड़ दो। कौन सी धमनी को छोड़ दो, पल्मोनरी आर्टरी। क्यों होता है इसका कारण समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। इसका मतलब मैम क्योंकि इसके नाम में क्लियर है, इसका एक किनारा हार्ट से जुड़ा हुआ है, दूसरा किनारा हमारे फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। जी मैम, तब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के कौन से चैम्बर से निकलती है। अब मुझे बताओ इस धमनी में कैसा ब्लड है, इसमें इम्प्योर है, और हमारे हार्ट की कौन सी डायरेक्शन में इम्प्योर रहता है, इस वाली में। तो आप जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकलती है, इससे निकलती है, और कहां खून लेके जाती है, हमारे दोनों फेफड़ों के पास। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, एक किनारा हार्ट के राइट वेंट्रिकल दाएं नीले से, एक किनारा आपके फेफड़ों से जुड़ा हुआ, इसीलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी पड़ गया। ठीक है ना। तो मैं ये लिख दूं, अरे मैं ये लिख दूं क्या कि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के कौन से चैम्बर से कनेक्टेड होती है, तो लिखो इट इज कनेक्टेड विद राइट वेंट्रिकल। ये क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं आपको, ये मत समझना थ्योरी है ना, क्वेश्चंस ही चल रहे हैं ये, ठीक है। ये दाएं नीले से निकलती है, तो इसका एक किनारा हमारे हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलता है, और दूसरा किनारा कहां, लंग्स, फेफड़ों से। ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। अभी आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम दिखाएंगे, फिर देखना कितना आसान हो जाएगा पढ़ना। पहले स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ते जाओ। हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है मैम। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। मैंने कहा वेन्स में वैसे तो इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड रहता है बच्चों। तो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, ये जो अपवाद होते हैं ना बस वही एग्जाम में आते हैं। इन विच वेन ऑलवेज फ्लो प्योर ब्लड, इन विच वेन ऑलवेज फ्लो प्योर ब्लड। हिंदी में लिखो, कौन सी शिरा में हमेशा शुद्ध खून बहता है, कौन सी शिरा में, कौन चिल्ला रहा है, साउंड कम है, बिल्कुल सही है बेटा साउंड। कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। वैसे तो बच्चों वेन्स में इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन एक वेन है जो अपवाद है इसका। अब कौन है वो एक वेन, तो लिखो उसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। उसका नाम क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पल्मोनरी वेन। बताओ पल्मोनो शब्द का मतलब क्या होता है, फेफड़ा, तो इसका हिंदी में नाम क्या हो गया, फुफ्फुसीय शिरा, फेफड़े की शिरा बेटा। मैम यानी कि इसका भी एक किनारा फेफड़ों से जुड़ा होगा, जी मैम, है ना। और दूसरा किनारा कहाँ, हार्ट से। अब मुझे बताओ इसमें कैसा ब्लड है, प्योर। तो हमारे हार्ट की कौन सी डायरेक्शन में प्योर होता है, लेफ्ट वाली में। तो आप जानते हैं कि यहां से देखो, यहां से ये निकलती है, कौन, पल्मोनरी वेन, यहां से निकलती है। तो इसका एक किनारा हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल से, बाएं आलिंद से, और दूसरा किनारा इसका भी कहां से जुड़ा हुआ होगा, दोनों फेफड़ों से, दोनों फेफड़ों से। तो मैं लिख दूं, ये चीज लिख दूं, हाँ मैम लिख दीजिए कि पल्मोनरी आर्टरी का एक किनारा कौन से चैम्बर से, लेफ्ट ऑरिकल से। इट इज कनेक्टेड विद लेफ्ट ऑरिकल, यह बाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। तो इसका एक किनारा हमारे हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल से, और दूसरा किनारा इसका किससे, लंग्स, फेफड़ों से बच्चों, फेफड़ों से। ठीक है जी मैम। तो अब आइए मैंने क्या पढ़ा है, इतना सुनो चीजें, इतने सुनो फिर आपको आगे बात बताते हैं। क्या सुनिए जरा ध्यान से। मैंने कहा कुल 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं जो खून हमारे बॉडी में हार्ट तक लाती है और हार्ट से लेकर जाती हैं। अरे कल मैंने कहा था हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट खून को पंप करके हमारे शरीर के हर एक किनारे तक पहुंचाता है। अब पहुंचाता है तो किसकी सहायता से पहुंचाता है, खुद थोड़ी ना जाएगा दूध, या दूध वाला जैसे आता है हमारे घर दूध देने, वैसे खुद थोड़ी ना जाएगा हार्ट हर एक ऑर्गन के पास, वो तो पंप करके नलियों में फेंक देगा खून। अब ये नलियां हार्ट के पास खून लाती भी है, हार्ट के पास लेकर भी जाती है। तो ये 3 टाइप की होती है ना। तो जो हमेशा प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं उनको हम धमनियां कहते हैं। सबसे बड़ी धमनी अयोटा होती है जो हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है।
जो इंप्योर ब्लड को ट्रांसफर करती है उनको वेन्स, उनको शिराएं कहते हैं। वेना कावा सबसे बड़ी वेन है, दो वेना कावा होती है, सुपीरियर इंफीरियर। हार्ट के कौन से चैम्बर से? राइट ऑरिकल यानी दायां आलिन से। फिर मैंने कहा एक ऐसी धमनी है, एक ऐसी आर्टरी है जिसमें हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है, तो ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, और अपवाद एग्जाम में आते हैं। और उस धमनी का नाम क्या है? तो आप क्या लिखोगे बेटा? उस धमनी का नाम है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये हार्ट के कौन से चैम्बर से निकलती है? राइट वेंट्रिकल, ये दाएं नीले से निकलती है। और दूसरा किनारा इसका कहां से जुड़ा होता है? हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों से जुड़ा होता है। वैसे तो वेन्स में इंप्योर ब्लड रहता है, लेकिन एक ऐसी वेन होती है जिसमें प्योर ब्लड रहता है। तो कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? तो बेटा उसका नाम है पल्मोनरी वेन। हार्ट के कौन से चैम्बर से निकलती है? लेफ्ट ऑरिकल से। तो अब मैंने इसी चीज को यहाँ पे डायग्राम बना के सिखा दिया। अरे 4 चैम्बर होते हैं, हाँ, तो देखो राइट ऑरिकल से कौन है ये? सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा है, हाँ मैम। राइट वेंट्रिकल दाएं नीले से ये कौन है? पल्मोनरी आर्टरी है, फुफ्फुसीय धमनी है। ये लेफ्ट ऑरिकल से कौन है? पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसीय शिरा है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा है, लार्जेस्ट आर्टरी है। ऐसा होता है हमारा हार्ट, ठीक है, ऐसा होता है हमारा हार्ट। ठीक है बच्चों, चलें अब आगे। स्टेप बाय स्टेप चीजें समझोगे तो सब कुछ आसान लगेगा। अब आओ, जितना मैंने कल पढ़ाया, आज पढ़ाया, इसको एक साथ जोड़ते हैं, इसको एक साथ जोड़ते हैं। अब एक साथ जोड़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आज मैं आपको बहुत बड़ी चीज पढ़ाने वाली हूँ। क्या हमारा हार्ट कैसे काम करता है? आप तो बोलते हो हार्ट धक 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 करता है, लेकिन ये धक धक इतना आसानी से नहीं होता है। कैसे होता है ये धक धक, वो दिखाना है आपको। देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन क्या करता है? चलो सिंपल सा आंसर दो। हम ऑक्सीजन गैस पे जिंदा रहते हैं, सब जानते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इंसान खत्म हो जाता है। हम ऑक्सीजन गैस पे क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि मैम ऑक्सीजन गैस हमारी सेल्स, हमारी कोशिकाओं के पास, अरे आप सब जानते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? तो हमारी सेल्स के पास होता है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन गैस तोड़ती है, इस ग्लूकोज को बर्न करती है, इस ग्लूकोज को जलाती है, इसका ऑक्सीकरण करती है। और जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी। लेकिन हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं एटीपी, एनर्जी, ऊर्जा। ये ऊर्जा है बेटा एटीपी। बस हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है उसको नाम देते हैं हम एटीपी का। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपके बॉडी में ऑक्सीजन की पावर कट कर दूं तो क्या हो जाएगा? मैम आपने ऑक्सीजन की पावर कट करी तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा। हाँ जी, नहीं टूटेगा। ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो यहाँ पे क्या नहीं बनेगी? एनर्जी नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी। अब बिना एनर्जी के क्या आपके इंटरनल ऑर्गन्स, क्या आपका गुर्दा, किडनी बिना ऊर्जा के काम कर लेगा? नहीं करेगा मैम। तो अगर किडनी को एनर्जी की सप्लाई बंद होगी तो किडनी कहेगा खत्म, फेल। आपके ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, आपके हार्ट को खुद को एनर्जी चाहिए भैया, आपके लंग्स, फेफड़ों को एनर्जी चाहिए, आपके लीवर को एनर्जी चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन की पावर कट हो जाए तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो आपके बॉडी में एनर्जी का फ्लो खत्म, एनर्जी का फ्लो खत्म तो धीरे 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 आपके बॉडी के अंदर किसकी कमी? एनर्जी की कमी। आपके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, और जब ऑर्गन्स काम करना बंद करेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो जाएगा, है ना? तो प्यारे बच्चों सुनो, ये ऑक्सीजन आता कैसे है? ये ऑक्सीजन मैम, ये ऑक्सीजन ब्रेन, किडनी, है ना, लीवर, सबके पास कैसे पहुंचता है? इस ऑक्सीजन को पंप करके पहुंचाने का काम होता है हार्ट को। लेकिन ये ऑक्सीजन आया कैसे? जरा ये सुनो। एक लंबी सी सांस लो। मैंने सांस ली, ले ली मैंने सांस, जी मैम आपने सांस ले ली। सांस लेने में मैंने क्या लिया? एयर लिया, हवा लिया। हवा क्या होता है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। तो मैंने हवा ली है, ऑक्सीजन नहीं लिया सांस लेने में। ऑक्सीजन कहाँ है? सारी गैसें, नाइट्रोजन से आया तो मैंने सारी, जब सांस लिया तो हवा लिया। हवा कहाँ से ली? नाक और मुंह से ली, गले में गई, गले से मेरे फेफड़ों में गई। अब फेफड़ों में क्या होता है? आपके दो फेफड़े हैं, हाँ, है ना? लंग्स के अंदर होता है खून, और खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। याद है? हीमोग्लोबिन इस हवा में से सिर्फ और सिर्फ अपने साथ किसको जोड़ेगा? ऑक्सीजन को जोड़ेगा, है ना? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को जोड़ेगा। बाकी सारी गैसेस जब सांस छोड़ते हो तो सांस छोड़ने में सारी आउट हो जाती है, बाहर चली जाती है। तो मैंने सांस लिया, सांस लेने में मैंने हवा ली, हवा में से जब ये हवा मेरे फेफड़ों में पहुंची, मेरे फेफड़े खून से भरे हुए हैं और खून में हीमोग्लोबिन है, तो इस हवा में से ऑक्सीजन को मेरे हीमोग्लोबिन ने अपने पास जोड़ लिया, मैम जोड़ लिया। बाकी सारी गैसेस जब मैंने सांस छोड़ी तो बाकी बात सब बाहर चली गई, ठीक है मैम। इसका मतलब मैम आपके फेफड़ों के अंदर जो खून है उसमें क्या है? ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन किसके पास है? फेफड़ों के पास। और ऑक्सीजन तो पूरे बॉडी को चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ मैम चाहिए, है ना? तो पूरे बॉडी में कैसे पहुंचा फिर ऑक्सीजन? तो प्यारे बच्चों, ये जो खून है ना फेफड़ों वाला, ये पहले हार्ट के पास जाता है। किसके पास जाता है? हृदय के पास। हार्ट फिर इस खून को क्या करता है? पंप करता है, इस खून में प्रेशर डालता है, इसमें दाब डालता है, और पंप करके हार्ट पूरे बॉडी में पहुंचाता है। हार्ट हमारे शरीर में खून जो पंप करके डालता है, उस खून पंप किया में ऑक्सीजन होता है और पूरे बॉडी में पहुंच गया। नहीं समझे? है ना? नहीं समझे? चलो एक बार लास्ट में आते हैं। मैंने कहा हमारे शरीर के हर एक सेल को, हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि एनर्जी बनी रहे, एनर्जी से सारे ऑर्गन्स काम करें। अब ये ऑक्सीजन आता कैसे है? सांस लेने से आता है। सांस लेने में हम तो हवा लेते हैं, लेकिन जब वो हवा हमारे फेफड़ों में पहुंचती है तो फेफड़ों में होता है खून, और खून में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उस हवा में से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को जोड़ता है। जोड़ लिया ऑक्सीजन को। अब ये ऑक्सीजन वाला खून अभी तो फेफड़ों में पड़ा है भाई साहब, फिर मैम ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में कैसे पहुंचा? तो बेटा ये ऑक्सीजन वाला खून पहले आता है हार्ट के पास। हार्ट फिर इस ऑक्सीजन वाले खून को क्या करता है? पंप करता है, और पंप करके किस में डाल देता है? सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी से छोटी आर्टरीज में जाएगा, और छोटी आर्टरीज कहां? पूरे बॉडी में पहुंचाएंगी। तो ऐसे ऑक्सीजन पहुंचता है बच्चा, ऐसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता है। अब ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, मैं मान रही हूं ये बात, लेकिन इतना आसान नहीं है कि कैसे पहुंचता है, इसका रास्ता कैसे है? तो ऐसे पहुंचता है। ये रास्ता दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है रास्ता? ऐसे पहुंचता है। अब देखो इस एनसीईआरटी के डायग्राम का मतलब क्या है, फिर हम आपको पढ़ाते हैं आगे। सुनिए, इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन वाला खून है। हाँ, अब देखो ये ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से कहां आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। देखो हार्ट में आ रहा है, और फिर हार्ट क्या करेगा? ऐसे ये जो है ना पाइप, इन पाइप में डालेगा, और इस पाइप से पूरे बॉडी में पहुंचेगा, पूरे बॉडी में पहुंचेगा। पहुंचेगा? हाँ जी मैम पहुंचेगा। तो ऐसा है लंबा रास्ता। ये लंबा रास्ता पूरा पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। देखो ना लिखा हुआ है ब्लड सर्कुलेशन। और पता है इस रास्ते को सबसे पहले किसने बताया था? एक साइंटिस्ट है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जी ने बताया था कैसे खून फेफड़ों से हार्ट में आता है, फिर हार्ट से जाता है। ये पूरी बात विलियम हार्वे ने बताई थी। तो अगली हेडिंग डालो, डालो, क्या लिखोगे? ब्लड सर्कुलेशन। इसी को बोलते हो ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। लिखो ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, हिंदी में लिखो हृदय का रक्त परिसंचरण, हृदय का रक्त परिसंचरण।
और इसी का एक दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है बेटा, इसी को अथवा लगा के लिखो, क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक शब्द का मतलब होता है हृदय, साइकिल का मतलब चक्र। हृदय चक्र चलाता रहता है सारा दिन, पता है? और उसी चक्र को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो एग्जाम में आ जाए कार्डियक साइकिल या एग्जाम में आ जाए बेटा ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, सबसे पहले किसने बताया था? तो बेटा ये एक महान वैज्ञानिक ने समझाया था, जिनका नाम था विलियम हार्वे। जिनका नाम क्या था? विलियम हार्वे। इसीलिए कहते हैं विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे हैं, जिन्होंने सबसे पहले समझाया कि कैसे खून हार्ट में आता है, कैसे हार्ट से लंग्स के पास जाता है, फिर वापस लंग्स से आता है, फिर बॉडी से कैसे अपने पूरे बॉडी के अंदर खून बह जाता है। इसी को कहते हैं बेटा। आपसे एग्जाम में पूछे कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र किसने बताया या ब्लड सर्कुलेशन किसने बताया, तो आंसर क्या करके आओगे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। अब कैसे आता है, कैसे जाता है, वो समझना है हमें। ठीक है मैम, ये सब एग्जाम में आएगा बेटा, एग्जाम में नहीं आता तो मैं काहे को पढ़ा रही होती, मैं काहे को पढ़ा रही होती है, मुझे कोई शौक थोड़ी है पढ़ाने का, है ना? तो चलिए फिर इसको समझते हैं कैसे आता है, कैसे जाता है। लेकिन अब तो टाइम हो गया है, अब नहीं समझ पाएंगे। आज वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, आज सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बच्चों। ठीक है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को रखा है टाइफाइड फिलहाल, पिछले 4 दिन से इनको बहुत खतरनाक वाला टाइफाइड है, तो मुझे भी ऐसा थोड़े थोड़े सिम्टम्स आ जा रहे हैं रात से कि ठंड लग रही है ना? तो आज मैं क्लास थोड़ी सी, मैम लैपटॉप क्या होता है? अरे रुको सब बताएंगे। मैं आज क्लास थोड़ी सी, हाँ 1628 में बताया था, आप लिख सकते हो आपको लिखना हो तो। 1628 में कार्डियक सर्कुलेशन को सबसे पहले विलियम हार्वे ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन ईयर नहीं आता एग्जाम में, ईयर नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं क्लास थोड़ी सी जल्दी छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट क्लास बड़ी करेंगे, क्योंकि आज मेरी थोड़ा तबियत मेरी बहुत ज़्यादा सही नहीं है। आप देख रहे होंगे एसी में भी पसीने आ रहे हैं ना, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइफाइड अभी फिलहाल, तो मुझे भी थोड़ा सा उनसे नेक्स्ट वीक से मैं आपका टाइमिंग बढ़ा दूंगी, क्लास का 1.5 घंटे का कर दूंगी। ठीक है बच्चों, मैं अब क्लास छोड़ रही हूँ, बिल्कुल एकदम बहुत मुश्किल से कैसे पढ़ाया वो मैं जानती हूँ, मैं क्लास छुट्टी नहीं करती हूँ अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा जरूरी काम ना हो। बस भगवान से ये दुआ करना मुझे टाइफाइड ना हो जाए, क्योंकि टाइफाइड एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, आप जानते हैं, एक को होता है तो घर में हो ही जाता है। तो मैं बहुत बचाव करके चल रही हूँ, मेरा भी अपने बच्चे का भी, तो बस भगवान से ये दुआ करना कि मुझे 1-2 दिन में टाइफाइड ना हो। टाइफाइड हुआ तो बेटा 10 दिन बेकार जाएंगे मेरे, और मैं नहीं चाहती हूँ फिलहाल छुट्टी करना, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है पूरा, तबियत सही नहीं है, लेकिन मैं एंटीबायोटिक्स खा लूंगी सही टाइम पे, बिकॉज मुझे भाई पढ़ाना है अभी, है ना? ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मिलेंगे।